बुल ट्रैकर्स दोस्तों, एक के बाद एक पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, लेकिन मार्केट्स उससे एक्साइटेड क्यों नहीं हो रहे। वीकेंड में जीडीपी के इतने अच्छे आंकड़े आए, लेकिन मार्केट ने उसे नकार दिया। जीएसटी कट्स की खबर आई, मार्केट ने उसे नकार दिया। रेट कट्स की भी खबर आई, मार्केट ने उसे नकार दिया। रेटिंग्स के अपग्रेड की खबर आई, मार्केट ने उसे नकार दिया। और यहाँ तक कि डीआईआईज लगातार मार्केट्स को खरीद रहे हैं, फिर भी मार्केट्स क्यों अपने लेवल पर टिक नहीं पा रहे हैं और हर राइज को सेल किया जा रहा है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले जीडीपी के आंकड़ों की बात करते हैं। डेटा बहुत बढ़िया आया। कल के वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी और समझने की कोशिश की थी कि क्या ये डेटा वाकई में इतना अच्छा है जितना हमें दिख रहा है। और अगर आप डिटेल्स में हमारे एनालिसिस को देखना चाहते हैं तो कल के वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे मेन इशू क्या है, क्यों उसकी वजह से मार्केट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं दिखे। कल के दिन थोड़ी हमें ग्रीनरी भी दिखने को मिली। आज मार्केट्स वापस से सवेरे ग्रीन में गए, काफ़ी देर तक सस्टेन भी किया, लेकिन 12 बजे के बाद हमें शार्प फॉल देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि कोई वेट कर रहा था कि मार्केट चढ़े तो हम सेल करें, और टॉप से 170 पॉइंट्स का फॉल हमें देखने को मिला। तो जीडीपी के डेटा में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रियल जीडीपी में तो हमें ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी होती है, यानी कि रियल जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन से प्राइजेस को एडजस्ट करके कैलकुलेशंस होती हैं, और नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर सिचुएशन क्या है कि एक्चुअली नॉमिनल जीडीपी में हमें ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है। तो 8.8% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि पिछले साल से अगर कंपेयर करें 9.7 थी, उससे डाउन है। और अगर आप 3 महीने पहले का डेटा लेंगे तो 10.3% से भी डाउन है। तो इसलिए ये डेटा जो है बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। यहाँ तक कि फिनेंस मिनिस्टर का जो टारगेट था 10.1% का, वो भी मीट नहीं हो पाया। तो ये जीडीपी का डेटा हमें अच्छा दिख रहा है ना, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल है। हमारे जो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और इसका जो कॉस्ट क्या है, इसका हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा इस वक्त अगर आप फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो करीब 15 लाख करोड़ का हमने रखा हुआ है कि हम इतना कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है ये घाटा एक्सीड करेगा अगर ये नॉमिनल जीडीपी फर्दर फॉल करती है। और इसकी वजह से हमें अपने डेट्स को कम करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंडिचर को कट करना पड़ेगा, और टैक्स रेवेन्यू को करीब 18,000 करोड़ हमें बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो हमें बढ़ाना पड़ेगा, ये पैसा कहाँ से आएगा? इसका सीधा मतलब है कि टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा सरकार का, नहीं तो हमारी जीडीपी इस लेवल पर सस्टेन नहीं हो पाएगी। और जो एस्टिमेट है हमारी जीडीपी का, वो अभी भी 6% के आसपास है। अगर हम फुल ईयर का डेटा लें तो ड्रामेटिक जीडीपी में ग्रोथ नहीं होने वाली है। और साथ में जो टैरिफ के इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिल रहा है वो अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो करीब 0.6% का जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए ये जीडीपी का डेटा मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। और हमें एक चीज़ को अभी नहीं भूलनी चाहिए कि जो टैरिफ्स लगे हैं, इससे जॉब मार्केट में ज़बरदस्त उठापटक होगा। काफ़ी लोग जो इकॉनमी को नहीं समझते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, टैरिफ लगने दो, हमें कौन सा पे करना है, यूएसए के लोग पे करेंगे, उनकी जेब से नुकसान होगा, हमें इससे क्या है। नुकसान ये है कि अगर हमारा माल महंगा होगा और अगर दूसरी कंट्री वही माल सस्ते में दे रही है तो हमारा माल नहीं बिकेगा। आप कह सकते हैं ठीक है, नहीं बिकेगा, कोई बात नहीं, हम कहीं और बेच देंगे, फाइन, आर्गुमेंट टेकन, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट हमारे जॉब्स पर पड़ेगा और जॉब्स की जो लॉसेज होंगी उससे जो हमारी इकॉनमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा है। और देखिए कितनी दर्दनाक बात है कि ऑलरेडी छटनियाँ शुरू हो गई हैं, लोगों की जॉब्स जा रही हैं। और किनकी जॉब्स जा रही हैं? जो गरीब मिडिल क्लास मजदूर, जो डेली वर्कर्स हैं, उनकी जॉब जा रही है। एक एस्टिमेट के हिसाब से करीब 2 से 3 लाख जॉब का इमीडिएट इम्पैक्ट है, जिसमें मेजरली
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जेम्स एंड ज्वेलरी है, और अब तो आईटी के सेक्टर के जो लोग हैं वो भी यूनियन बना रहे हैं कि कैसे हम इस जॉबलेसनेस से बचें और कंपनी हमें फेयर ट्रीटमेंट दे। तो जॉब्स का एक बड़ा संकट बना हुआ है, और अगर ये फिक्स नहीं होगा जल्दी ही तो इसका इम्पैक्ट हमारे जीडीपी पर पड़ेगा। हम अपनी जीडीपी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मार्केट एक्साइटेड नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर हमें ये जो 6 से 7% के बीच में जीडीपी को सस्टेन करना है, बिना एक्सपोर्ट्स के ग्रोथ के हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, किसी हालत में नहीं कर पाएंगे। आज के दिन अगर आप देखिए तो हमारा डेफिसिट है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट्स कम करते हैं। अब जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, आप मुझे बताइए क्या हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे या घटेंगे? डेफिनेटली घटेंगे। और आईटी सेक्टर में जिस तरीके की क्राइसिस है वहाँ से भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए ये जीडीपी का डेटा मार्केट को रास नहीं आ रहा है, और ये एक क्वार्टर का इवेंट हो सकता है। हम इसे मान लें कि एक ही क्वार्टर का होगा और अगले क्वार्टर से वापस से जीडीपी अपने लेवल पर आ जाएगा, ऐसा कई इकोनॉमिस्ट का कहना है और मेरा भी ऐसा मानना है। दूसरा जो फैसला हुआ जीएसटी कट्स का, तो दोस्तों मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि जीएसटी कट का अनाउंसमेंट हो गया, कोई कॉन्क्रीट हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही कहा गया कि दिवाली तक हम करेंगे, और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है। कितना कट होगा, कहाँ कहाँ होगा, कब होगा, कोई क्लैरिटी नहीं। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या है, मैं आपको सीधा इम्पैक्ट दिखाता हूँ। सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा किसको होना है? ऑटो सेक्टर को। सबसे ज़्यादा ऑटो सेक्टर में किसको फ़ायदा होना है? मारुति को। अब आपने अनाउंसमेंट तो कर दिया और लोगों को ये है कि चलो दिवाली में कार खरीदेंगे, 10% हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, 28 से 18 हो जाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने बाइंग को पोस्टपोन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अभी क्यों खरीदें, एक महीना वेट कर लेते हैं। अब इसका नुकसान क्या हुआ है? ऑटो सेक्टर के डेटा में हमें देखने को मिला है। तो पूरे ऑटो सेक्टर का अगर हम डेटा देखें तो उसका जो अगस्त के महीने में नेट सेल्स करीब 7.2% डाउन रहा है। और ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? तो उनका जो लीडर है मारुति को, उनके सेल्स में 7.5% का डाउन हमें देखने को मिल रहा है। हुंडई में 11.2% का हमें सेल्स में डाउन देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स में 7% का हमें डाउन देखने को मिल रहा है। M&M में 9.0% का डाउन देखने को मिल रहा है। शायद टोयोटा इज़ द ओनली कंपनी, उनका साइज छोटा है, वहाँ पर हमें माइनर राइज 2.5% का देखने को मिला। तो जीएसटी से हमें फ़ायदा क्या मिला? क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, बल्कि हमें उल्टा नुकसान हो गया। और अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज़्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. दूसरा जो जीएसटी कट का नुकसान है, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि इससे हमारे फिस्कल स्लिपेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमारा जो वित्तीय बजटरी घाटा है वो बढ़ेगा, और चूंकि हम रेट कट्स कम कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, उसका जीडीपी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और इस साल करीब हमारा 60,000 करोड़ का शॉर्टफॉल होगा। और नेक्स्ट ईयर से अगर ये रिड्यूस रेट पर हम टैक्सेशन चलता है जीएसटी का, तो 1 से 1.2 लाख करोड़ का नुकसान होगा। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? अल्टीमेटली अगर सेल्स नहीं बढ़ी, अगर जॉब्स नहीं बढ़ी, तो ये अल्टीमेटली हमारे टैक्सेस से ही जाएगा। तीसरा हम बात कर लेते हैं रेट कट्स की। बहुत बड़ी घोषणाएं हुई कि रेट कट्स किए गए और ये किए गए, और उसका भी कोई फ़ायदा हमें होता हुआ ना दिखा। ना तो हमारे इकॉनमी पर उसका इम्पैक्ट दिखा और ना ही मार्केट्स उससे एक्साइटेड रहा, बल्कि बैंक के स्टॉक्स में और ज़्यादा गिरावट हमें होती हुई दिखी। रीज़न क्या था कि जैसे ही रेट कट्स की अनाउंसमेंट हुई तो लोन्स तो चीप हो गए, डिपॉजिट के रेट्स उस रफ्तार से नहीं गिरे। इससे उनका जो मार्जिन है वो इम्पैक्ट हो गया, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक्स के ड्रॉप हो गया। और आप देख रहे हैं कि जब से वो अनाउंसमेंट हुई है तब से बैंक के शेयर प्रेशर में हैं, और अब ये खबर आ रही है कि अक्टूबर में शायद एक और रेट कट होगा। तो जब पिछले रेट कट का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ तो अगले रेट कट का क्या होगा? चौथा जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ कि एस&पी ने हमारी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ना है हमारी इकॉनमी पर? इसका सीधा सा इम्पैक्ट ये है कि अगर हमारी कंपनियां या हमारी सरकार बाहर से लोन लेगी तो वो लोन सस्ता मिलेगा। अब देखिए, अगर सरकार लोन लेती है तो ये तो किसी भी तरीके से हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारी कंपनीज अगर लोन लेती हैं तो शायद कंपनीज को कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन जब आपकी इंटरनल डिमांड ही नहीं है, कोई कंपनी इंडिया में ही कैपेक्स करने को रेडी नहीं है, बहुत कम कैपेक्स हो रहा है, जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दे आर कैश रिच। प्रोमोटर्स ने भी अपने इतने भारी भरकम स्टेक सेल करके वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने इतना पैसा अपने रिजर्व्स में रखा हुआ है, लेकिन वो कैपेक्स करने को तैयार नहीं है। तो जब अंदर में डिमांड नहीं है तो बाहर से आप सस्ता लोन लेकर क्या करेंगे? इसलिए मार्केट ने इसको भी नकार दिया। अब आइए बात करते हैं कि DIIs की। DIIs तो इतना खरीद रहे हैं, लेकिन न जाने मार्केट्स सस्टेन क्यों नहीं हो रहे हैं, और उनकी इतनी खरीदारी के बावजूद भी नीचे गिर रहे हैं। अब देखिए, अगस्त में उन्होंने ताबड़तोड़ बाइंग की, करीब 94,800 करोड़ की बाइंग कर दी। अब आपको लग रहा होगा कि इससे तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट तो नीचे गया। अब क्या इसकी वजह से आगे मार्केट्स ऊपर जाएंगे ही जाएंगे? तो मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूं कि पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने इससे ज़्यादा की बाइंग की थी, 1.07 लाख करोड़। और उसके बाद क्या हुआ था ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ये जो DIIs की बाइंग हो रही है, सिप्स के पैसे और जो भी आप खरीदारी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स DIIs के थ्रू, इसका अगर आप इम्पैक्ट देखें क्या है, अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो अब जितना पैसा बैंक्स में सेविंग्स रहता है उसका 1/3 पैसा लोग अब म्यूचुअल फंड्स में रख रहे हैं। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है कि बैंक के पास पैसे कम जा रहे हैं, तो बैंक्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बैंक्स अब उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, क्योंकि जो पैसा उनके यहाँ रहना चाहिए, जिस पैसे का इस्तेमाल करके वो और फर्दर कंपनीज को लोन दे सकते थे, वो पैसा अब म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है, DIIs के पास जा रहा है। तो दरअसल ये जो इंक्रीज्ड फ्लो हमें देखने को मिल रहा है DIIs और म्यूचुअल फंड्स में, ये कम से कम बैंक्स के लिए तो नेगेटिव है। तो ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से बैंक्स गिर रहे हैं। और ये आप कह सकते हैं कि ये सेविंग्स का एक नया तरीका है। पहले लोग बैंक में रखते थे और अब वो म्यूचुअल फंड्स में रख रहे हैं, सिप कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इस बात की गारंटी है कि आपका कैपिटल वही रहेगा? और अगर एक बार कैपिटल आपका गिर गया तो क्या वो फ्यूचर में रिकवर हो ही पाएगा, और कितना हो पाएगा? अगर आप पिछले 2 साल की सिप्स की रिटर्न देखेंगे ना, FD के बराबर भी नहीं है। तो आप इतना रिस्क ले रहे हैं, रात दिन टेंशन में रहते हैं, अरे मार्केट ऊपर जाएगा, अरे मार्केट नीचे जाएगा, और उसके बाद भी एंड ऑफ द डे आपको सिप के रिटर्न
मिल रहे हैं। अब आप यही सोच रहे हैं ना कि अब ठीक है 2 साल रिटर्न नहीं आए तो क्या हुए, अगले 10 साल के बाद आएंगे, 20 साल के बाद आएंगे, व्हाट इज़ द गारंटी? क्या इसी तरीके की बातें 2005 में लोग नहीं कर रहे थे? क्या इसी तरीके की बातें लोग 2000 से पहले नहीं कर रहे थे? तो एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि मार्केट में सबके पैसे नहीं बनते हैं। अगर सबके पैसे बन जाएंगे तो वो प्रॉफिट देगा कौन, पे कौन करेगा? इस बात को समझने की ज़रूरत है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इधर पैसे मत लगाइए, उधर पैसे मत लगाइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रिस्क को समझिए और रिस्क को समझ के पैसे लगाइए। ये जो ब्लाइंडली मार्केट तो ऊपर जाएगा, सिप में तो हमेशा प्रॉफिट होता है, ये जो लोग रोज़ रोज़ आके ज्ञान देते हैं ना, इससे थोड़ा संभल के रहिए। आप बेशक लगाइए लेकिन रिस्क को समझकर लगाइए और कितना लगाना है इसको कैलकुलेट करके लगाइए। अब आइए बात करते हैं कि आगे का ट्रेंड कैसा होगा मार्केट का। हम थोड़ा लंबा ट्रेंड की बात कर रहे हैं, अगले 1 से 2 क्वार्टर तक मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अब आईपीओ की एक नई बाढ़ आने वाली है, ओके। और 75 कंपनीज का आईपीओ ऑलरेडी अप्रूव हो गया है। करीब 1.16 लाख करोड़ का आईपीओ ऑलरेडी प्लान हो गया है, अप्रूव्ड हो गया है, जिसमें फिजिक्स वाला भी है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इस तरीके के नामी गिरामी नाम भी हैं। और करीब 95 आईपीओ अंडर प्रोसेस हैं, वो भी आएंगे और उनकी टोटल वैल्यू 1.64 लाख करोड़ है। तो करीब करीब 3 लाख करोड़ के आईपीओज आने वाले हैं आने वाले दिनों में। और इसमें बड़े बड़े आईपीओज, एलआईसी का स्टेक्स है, बैंक्स का स्टेक्स है। सरकार को भी तो पैसे चाहिए ना, सरकार पैसे कहाँ से लाएगी? टैक्स से तो आ नहीं रहा है। तो अब वो घर बेच के, अपनी संपत्ति बेच के पैसे जुटाने पड़ेंगे, और तो कोई तरीका है नहीं। तो ये आईपीओज आएंगे। अब इसका 2 परिणाम होगा। पहला ये कि शॉर्ट टर्म में ठीक है मार्केट्स गिरेंगे, थोड़ा चढ़ेंगे, इस तरीके की मूवमेंट होगी। क्यों? क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके अप्रूवल के बिना इतने बड़े बड़े आईपीओज नहीं आ सकते, सबको ऑनबोर्ड होना पड़ता है, तभी ये आईपीओज क्लियर होते हैं। तो एक बड़ी गिरावट के चांसेस कम हैं। अब इसके बाद जब ये आईपीओज आ जाएंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी का सिवियर क्रंच होगा। 3 लाख करोड़ आपके नए इश्यूज में जाएंगे, तो इसकी वजह से मार्केट्स में सिवियर करेक्शन भी हो सकता है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि जियो का आईपीओ की भी वो बात कर रहे हैं। हालांकि पहले भी कई बार ऐसी बातें हो चुकी हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि इस बार होगा या नहीं होगा। तो वो भी अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। तो जब इतने सारे आईपीओ का पैसा मार्केट एब्जॉर्ब करता है तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? हम 3 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, कितना पैसा आप मार्केट में आएगा? तो कहीं ना कहीं से पैसा निकलेगा। और जब ये सारा आईपीओ खप जाएगा, अब 200 आईपीओ आ जाएंगे, तो भाई अब कौन सा आईपीओ आने वाला है? साथ ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हर रैली में प्रोमोटर्स भी अपनी सेलिंग कर रहे हैं। तो ये सब शेयर करने का पर्पस ये है दोस्तों कि आने वाला टाइम जो है ना, वो काफ़ी, उसमें हमें मार्केट में उथल पुथल मच सकती है। पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हैं, और कोई भी एक शॉकिंग खबर मार्केट में तबाही मचा सकती है। और ख़ास करके हमें जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ना, उस पर भी नज़र बनाए रखनी चाहिए, कहीं वहाँ से बड़ा सरप्राइज़ हमें ना दिख जाए। इसलिए आने वाले टाइम में आप इसे मेरी सलाह भी समझ सकते हैं, चेतावनी भी समझ सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो ये तो थी मार्केट के फंडामेंटल्स की बात। आइए दोस्तों अब आज का डेटा भी देख लेते हैं, आज का डेटा हमें क्या इशारा कर रहा है। तो आज 2 अक्टूबर है और निफ्टी आज करीब 45 पॉइंट्स डाउन रहा। कल के दिन अच्छी रैली देखने को मिली थी 200 पॉइंट की, लेकिन आज सस्टेन नहीं कर पाई और निफ्टी करीब 24,580 के आसपास क्लोज हुआ। आईवीज में कोई मेजर बदलाव नहीं है। पुट कॉल रेशियो, कल के दिन हमने आपके साथ शेयर किया था कि पुट कॉल रेशियो में अच्छा जंप हमें देखने को मिला और ये एक पॉजिटिव डेटा था। लेकिन हमने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि पुट कॉल रेशियो सस्टेन नहीं हो रहा है। जब भी 1 से ऊपर जाता है 1-2 दिन में वापस से ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। तो ये क्लियरली सेल ऑन राइज के साइंस हैं। तो एक बार फिर वो
1 से नीचे आ गया 0.94। विक्स मोटा मोटा उसी रेंज पर है। और आज भी आप देखिए मार्केट बेशक गिरे, शुरू में चढ़े भी, लेकिन कोई खास OI एडिशन नहीं हुआ। करीब 1000 से नीचे के OI ऐड हुए करंट मंथ में, और नेक्स्ट मंथ में भी करीब 600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। तो ये बेसिकली एक मार्केट का न्यूट्रल स्टैंड हमें दिखा रहा है। मार्केट इज नीदर बेरिश नॉर बुलिश। और जो भी हमें कल प्रीमियम में राइज देखने को मिला था वो वापस से अब सेटल हो गया। प्रीमियम्स इस मंथ के 103 काफ़ी कम है, इसे 150 के आसपास होना चाहिए। तो ये हमें ये बता रहा है कि मार्केट में थोड़ा रिस्क का फैक्टर बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली नहीं लूँगा, क्योंकि OI हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, और नेक्स्ट मंथ के भी हमें प्रीमियम्स में ड्रॉप देखने को मिला है। ओके, नाउ टर्नओवर इज एवरेज से थोड़ा नीचे, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, तो एवरेज के आसपास है। 1 लाख करोड़ का एवरेज होता है, ये 93,000 के आसपास है। तो यहाँ पर हम यही मान के चलेंगे कि ये सेलिंग अभी कंटिन्यू हो सकती है। ओके, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अच्छा है, फेवर में है। अब FII का डेटा अगर आप देखिए, वहाँ वो कम करने को शॉर्ट्स अपने तैयार नहीं है, शॉर्ट्स को लगातार मेंटेन कर रहे हैं। तो कल के दिन 200 पॉइंट निफ्टी अप था, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, फ्यू थाउजेंड कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने कट किए हैं। तो ओवरऑल आज का डेटा तो बिल्कुल नेगेटिव है। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? तो कल के दिन हमने आपके साथ शेयर किया था कि जो हमने शॉर्ट्स खोले थे 24,850 के आसपास, उसे हमने बुक करने को कहा था। और आज सवेरे हमने देखा कि किस तरीके से शार्प रैली भी हमें देखने को मिली। तो अगर आपने टाइमली मैनर पे कट कर लिया होगा तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट्स को प्रिजर्व किया होगा। कम से कम 200-300 पॉइंट का तो प्रॉफिट आपने कम से कम खाया होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है? तो आज का जो डेटा है ना, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि वापस से हम बेरिश टेरिटरी पे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी उस थ्रेशोल्ड को हमने पार नहीं किया है कि हम फ्रेश शॉर्ट्स को ओपन करें। मैं चाहूँगा कि इसका एक रेपिटेशन मैं देखना चाहूँगा। आज जो फॉल हमें देखने को मिला सेकंड हाफ में, क्या मुझे दोबारा कल देखने को मिलता है? क्योंकि आज के दिन जो स्मार्ट मनी है वो कहाँ पे थी? क्या उसने खरीदा या उसने बेचा? मुझे लगता है आज स्मार्ट मनी थोड़ा साइडलाइंस पे थी, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये रिटेल और उनके के बीच में ही लड़ाई हमें लगती है। तो इसलिए मैं थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करूंगा। कल का दिन देखते हैं क्या होता है। कल शाम को फिर हम बात करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आगे का मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।